हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। गुड मॉर्निंग इसलिए, गुड आफ्टरनून इसलिए, गुड इवनिंग इसलिए कि आप जब कभी भी जिस समय ये वीडियो देख रहे हो, मेरा अभिवादन आप तक पहुंचे। चलिए, आज हम आपके साथ हैं साइंस का एक टॉपिक लेकर, गति एवं जड़त्व, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोशन एंड इनर्शिया। गति क्या है इसके बारे में जानेंगे। सर आइजक न्यूटन ने गति का जो नियम बताया उसके बारे में जानेंगे। गति से जड़त्व का क्या संबंध है ये भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। गति, मोशन क्या है? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की अवस्था को गति या मोशन कहते हैं। अब यहां यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में, मान लीजिए कि हम बोर्ड के सामने खड़े हैं और इधर से उधर हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, तो अन्य वस्तु की तुलना में, अन्य वस्तु यहां बोर्ड है, उसकी तुलना में हम इधर से उधर हो रहे हैं, अर्थात हम गति में हैं। आई एम इन मोशन। तो परिभाषा करता है गति का, मोशन का, कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में या अन्य वस्तु की तुलना में स्थान परिवर्तन करती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो वह वस्तु गति में कही जाती है। यही गति का डिफिनेशन है। समझ गए? अन्य वस्तुओं की तुलना में, किसी भी वस्तु से अगर दूसरे वस्तु की तुलना की जाए, तो अगर कोई वस्तु स्थान परिवर्तन कर रही है, समय के साथ उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो समझिए वो वस्तु गति कर रही है, एक जगह नहीं है। अब पेड़ है तो पेड़ तो स्थिर रहते हैं, भवन है, बिल्डिंग है, स्थिर रहते हैं, तो ये गतिशील पिंड नहीं है। हम गतिशील पिंड हैं, आप सब गतिशील पिंड हैं। गति, समय के साथ अगर स्थान बदलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, आते हैं, तो उस वस्तु में गति कही जाती है समय के साथ। सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। अब तो पूरे देश, पूरे विश्व के महान वैज्ञानिक बने हुए हैं। इन्होंने गति के 3 नियम बताए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइजक न्यूटन महान वैज्ञानिक के अलावे गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन, ज्योतिष शास्त्री भी थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी साइंस और मैथमेटिक्स पर। आइए जानते हैं कि न्यूटन ने 3 जो गति नियम बताए वो क्या है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोर्ड पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, विराम मतलब रुकी हुई है, बिल्कुल स्टॉप है। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही, और यदि गतिशील है तो गति की अवस्था में ही तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे या बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। समझ रहे हैं? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रुकी हुई है एकदम, तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। या गतिशील अवस्था में है, गति कर रही है, चल रही है, एक रेखा पर चल रही है, सीधी रेखा में जा रही है, तो वो जाती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, कोई बाहरी बल न लगाया जाए। अब इसका मतलब क्या? न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विरामावस्था में है, और यदि गतिशील है तो गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अब इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप फुटबॉल ले लिए, फुटबॉल को एक बार किक कर दिए, बॉल चल दिया तो बस चल दिया। लेकिन आप देखे होंगे कि खेल के मैदान में अन्य क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी उसको रोक देते हैं पैर से। अगर ना रोके तो चलता रहेगा, जैसा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन फिर भी आगे जाकर रुक जाता है, कोई नहीं भी रुके तो रुक जाता है। अब सवाल है कि जब
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति की अवस्था में बनी रहती है, तो फिर रुक क्यों जाती है? जाहिर सी बात है, सवाल मन में उत्पन्न होता है। रुक इसलिए जाती है कि धरती से उसका जो घर्षण बल है वो कार्य करता है, उसका अवरोध करता है, उसके चाल को, उसकी गति को रोकता है। कुछ हवा में भी बल होता है जो उसे रोकता है। अर्थात अगर शून्य ग्रेविटी हो, जहां हवा हो ही नहीं, जिसे वैक्यूम कहते हैं, अगर उस स्थिति में छोड़ दिया जाए उस गेंद को, तो वो रुकने वाली वो गेंद नहीं है। वो गति में है तो गति में है। रुकने का वजह क्या है? वायु, हवा और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, इसलिए वो रुक जाती है। ऐसे तो खेल के मैदान में खिलाड़ी भी उसे रोक देते हैं। अब दूसरी चीज है, ये तो गति की अवस्था वाली बात हुई, विराम अवस्था में है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब यहां रख दिए, मेज पर कोई वस्तु रख दिए, तो वहां तब तक पड़ी रहती है जब तक आप उस पर कोई बल आरोपित ना कर दें। अब ये डस्टर है, अगर आप मेज पर रख देते हैं तो स्थिर पड़ा रहता है, ये अपने से गति कर नहीं सकता। लेकिन जैसे ही आप उठाएंगे तो ये गति में आ गई, उसे ऐसे धक्का देंगे तो गति में आ गई। नहीं इस पर कोई बल आरोपित कर रहे हैं तो स्थिर है। वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है, तो रुकी ही रहेगी, या गति की अवस्था में है, किसी सरल रेखा पर गति कर रही है, तो गति करते ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहरी बल क्या है? आप और हम उसको रोक न दे, हवा रोक न दे, या अन्य कोई चीज उसको रोक न दे, तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम दैनिक जीवन में आप इस तरह के कभी दृश्य नहीं देख पाते हैं। ये दृश्य देखने को मिलता है जहां वायु नहीं है, जहां अवरोध उत्पन्न न होता हो, वहां इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। आप आकाशीय पिंडों को लीजिए, आकाशीय पिंड को कोई रोकता है? नहीं। आकाशीय पिंड मतलब सूर्य, तारे, अन्य ग्रह बस अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर उसको कोई डिस्टर्ब करता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल सा हो जाता है, ये तारा टूटने वाला है, इस ग्रह पर खतरा है, कुछ भी हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो वो गतिशील हैं, आवाज गति से चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ऐसे बाहरी बल हैं जो वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे हवा, आप चल रहे हैं, गति में जा रहे हैं, कोई आप पर फोर्स कर दिया, आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ रहे हैं, लेकिन रुक भी जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपको हवा चलने नहीं देती और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल आपको रोकते चला जाता है अब घर्षण बल से। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विरामावस्था में, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह विराम में बनी रहती है, जिस गुण के कारण वह गति में आ जाती है, जिस गुण के कारण वह अपना दिशा बदल देती है। यह दिशा का बदलना, विराम की अवस्था में रह जाना, किसी वस्तु का दिशा बदल देना, विराम की अवस्था में रह जाना मतलब रुक जाना, स्टॉप हो जाना, या फिर से गति में आ जाना, मोशन में आ जाना, ये किसी भी वस्तु के गुण हैं। तो आपने क्या देखा? किसी वस्तु का गुण क्या है? विराम में रहना, गति में आ जाना, दिशा बदल देना। ये तीन जो गुण हैं ये जड़त्व हैं, यानी जड़त्व के तीन नियम हैं। ये किससे पता चलता है, किससे निकलकर सामने आता है? प्रथम गति नियम से। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि न्यूटन की प्रथम गति नियम से जड़त्व यानी इनर्शिया की परिभाषा मिलती है। कैसे इनर्शिया? तीन तरह के, गति जड़त्व, विराम जड़त्व और दिशा जड़त्व। तीन। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व, इनर्शिया की परिभाषा मिलती है।
ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ गए। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है, तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और यदि वस्तु गति में है तो गतिशील अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए, बाहरी बल उसको डिस्टर्ब न करे, उसको रोके नहीं। ये नियम, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने बताया था। अब ये समझ गए होंगे। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आपने पहला गति नियम देखा, न्यूटन का सेकेंड लॉ देखिए। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी बदलाव की दर, समय के साथ उसमें टाइम भी है, कि दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अब यहां पर बल की बात आती है, संवेग की बात आती है। तो संवेग के लिए मास m इंटू भी फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुने वेग। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु का संवेग को p द्वारा सूचित किया जाता है, उसके लिए सिंबल p होता है, और इंग्लिश में संवेग को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम के लिए p लिखते हैं, p संवेग है। तो किसी वस्तु का संवेग बराबर उस वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसके इक्वल होता है। अब यहां पर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन आता है, उसके मोमेंटम अगर चेंज होता है समय के साथ, तो जो चेंज मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेंज कैसे होगा? जब उस पर हम बल लगाएंगे, जब उस पर फोर्स लगाएंगे। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग का मतलब हुआ द्रव्यमान गुने वेग, वही हुआ संवेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी बदलाव, चेंज की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, m फॉर मास, मास माने द्रव्यमान, तथा उसका वेग v है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बल बराबर m इंटू ए प्राप्त हुआ। अब यहां पर एक a आ गया। a क्या है? अब थोड़ा सा बैक में चलते हैं। यदि उसका वेग भी हो तो संवेग का जो मान हुआ, मोमेंटम का जो वैल्यू हुआ, द्रव्यमान गुने वेग हुआ। द्रव्यमान गुने वेग यानी m इंटू बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, p इक्वल टू m इंटू भी। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण आ गया। त्वरण एक्सेलरेशन, त्वरण का सिंबल होता है a फॉर एक्सेलरेशन। अब यहां पर त्वरण क्या है भाई? अब यहां त्वरण भी जानना जरूरी है। त्वरण का इस्तेमाल यहां क्यों होता है? किसी वस्तु की दोनों के अंतर से जो वैल्यू प्राप्त होती है वही त्वरण है। वेग में परिवर्तन ही त्वरण है। वेग में परिवर्तन, वेग, अगर वेग को चाल समझा जाए तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। इसलिए डिस्टेंस बाई समय, लेकिन वो चाल के लिए है, यहां पर वेग है, थोड़ा सा का फर्क होता है चाल और वेग में, तो वही ए होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए ए इक्वल टू भी हो गया। अब यहां पर भी के जगह पर हम ए ले लिए, क्योंकि जो यहां पर भी आप देख रहे हैं वो वेग में परिवर्तन के लिए आया है, जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है। F इक्वल टू m इंटू ए, m फॉर मास, a इंटू एक्सेलरेशन। तो फिर से देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग में, मोमेंटम में बदलाव, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन आता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके वेग में परिवर्तन आता है, और वेग में परिवर्तन जो आता है उस पर लगाए गए फोर्स बल के समानुपाती होता है, उसके इक्वल होता है।
इसलिए यहां बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F इक्वल टू m इंटू ए, सूत्र एक प्राप्त हुआ। तो न्यूटन के दूसरे गति नियम से एक चीज और सामने आती है, वो क्या है? बल, फोर्स। बल बराबर क्या होता है? बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान गुने उसका त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। सेकेंड लॉ से बल की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट लॉ से जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होती है। फर्स्ट लॉ से जड़त्व, इनर्शिया। सेकेंड लॉ से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूटन सेकेंड लॉ, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन बदलाव की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, और जिस प्रकार सेकेंड लॉ कहता है उसके माध्यम से ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। इसे आप हमेशा याद करके रखेंगे, जब न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं तो इन सब की जरूरत पड़ती है। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो सूत्र सामने आ रहे हैं इन डेफिनेशन से, उसे हम बॉक्स में डाल दिए हैं। हमेशा याद रखने की चीज है, P फॉर मोमेंटम, M फॉर मास, V फॉर वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन और F फॉर फोर्स, फोर्स माने बल, M फॉर मास, मास माने द्रव्यमान, A फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माने त्वरण। U डिस्टेंस है, दूरी है, आरंभिक दूरी, अंतिम दूरी, और T जो है टाइम है, टाइम फॉर समय। तो उम्मीद करते हैं ये सेकेंड लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा। रुक करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ओर। तो आपने देखा दूसरा गति नियम, पहला गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं न्यूटन का तृतीय गति नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर बल लगाती है और उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है। देखिए ध्यान से, यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहले वाली वस्तु पर उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता है। जैसे दो पहलवान अगर आपस में लड़ रहे हों, तो एक पहलवान इधर से अगर धक्का देता है तो दूसरा पहलवान भी उधर से उतना ही बल के साथ धक्का देता है। अगर हम किसी हथौड़े को उठा करके और पीटते हैं, ऐसे पीटते हैं, तो अगर हम इस मेज पर पीटे हैं तो मेज भी इस हथौड़े पर, अभी तो डस्टर है, हथौड़े पर उतना ही बल के साथ विपरीत दिशा में हमको धक्का दिया, मतलब इस हथौड़े या डस्टर को धक्का दिए। अगर हम पानी पर तैरते हैं तो तैरते समय जितना बल हम आरोपित करते हैं पानी पर तैरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उतना ही बल पानी हमें उसको रोकने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए लगाता है। तो फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। कारण यह है कि उसके बल से थोड़ा ज्यादा बल हमारा होता है, इसलिए हम आगे चले जाते हैं। अगर हम धरती पर चलते हैं तो जिस बल के साथ चलते हैं, जितना बल हम लगाते हैं, उतना ही बल धरती भी हमें हमारे ऊपर आरोपित करती है। अगर हम खड़े हैं यहां पर, तो जितने बल के साथ खड़े हैं, पृथ्वी भी उतना ही बल के साथ हमको ऊपर ठेले हुए है। तो ये न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। एक और एग्जांपल लेंगे, अगर हम बॉल लेते हैं, बॉल, उसे जितने बल से हम नीचे धरती पर धक्का देंगे बल लगाकर, उतना ही बल के साथ धरती भी उसको ऊपर की ओर फेंकती है। हल्का बल लगाएंगे हल्का आती है, उससे ज्यादा बल लगाएंगे और ऊपर आती है। क्या? तो क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में बल का लगना
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। नाव खेना, नाव पर तैरना, हम लोगों का चलना, साइकिल का चलना, हथौड़े से किसी वस्तु पर वार करना, ये सारे हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। ये समझ में आ गया होगा। यहां पर संक्षेप में भी लिखा गया है, क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में बल का कार्य होना न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, बताता है। ऐसे उदाहरण से यह स्पष्ट होता है, देखने को बहुत कम मिलता है। जब हम उस पर विचार करते हैं, सोचते हैं, तब निकलकर ये सामने आता है कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है। हवा के साथ चलते हैं, खुले हवा में चलते हैं, तो जिस बल से चलते हैं हवा भी हम पर बल उतना ही आरोपित करती है। ये रहा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम जड़त्व इनर्शिया के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ा रहे थे तो आपने उसमें क्या देखा, फिर से दोहरा देते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, या गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। कब? जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगा दे। चल दी है तो चल दी है, रुकी है तो रुकी है। इसके एग्जांपल्स भी हमने दिया था। तो ये किसी वस्तु का गुण है, और यही गुण जो है, रुके रहना, चलते रहना, दिशा बदल देना, ये वस्तु का गुण है, और यही गुण इनर्शिया कहलाता है, यही गुण जड़त्व कहलाता है। अब हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व के बहुत सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है। जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं, देखते भी हैं, आपके साथ भी ये घटनाएं घटित हुई होंगी, और परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि कोई बस या रेलगाड़ी रुकी है, उसमें कोई सवारी बैठा हुआ है अपने सीट पर। बस या रेलगाड़ी, बाइक भी अचानक चल पड़े, बाइक यहां पर है, रुकी हुई है, और अचानक चल पड़े, तो जो उस पर सवार व्यक्ति है, खासकर पीछे, मैं बाइक की बात करूं तो पीछे अचानक चल पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि अचानक अगर उछल पड़े बाइक, तो उस पर सवार व्यक्ति ऐसे पीछे की ओर झुक जाता है। और चल रही है, अपने मोशन में गाड़ी चल रही है, मोशन में अपनी गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, अचानक ब्रेक लें तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। बस के साथ भी ऐसा होता है, कार के साथ भी ऐसा होता है, और ट्रेन के साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां जड़त्व काम कर रहा होता है। अगर हम ट्रेन में बैठे हैं और किसी छोटे बॉल को लेकर के कैच कर रहे हैं, तो हमारे हाथों में ही आता है। यहां भी जड़त्व का खेल है। अब एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, इधर की ओर मुंह करके बैठा है, यहां पर समझ लीजिए कोई बैठा है अस्थिर है, और अचानक जिस पर बैठा है वो गाड़ी चल पड़े, तो ये स्थिर रहता है, ये वाला पोर्शन स्थिर रहता है, और ये ऐसे झुक जाता है। अचानक चल पड़े, सॉरी, अचानक चल पड़े तो ये पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसे आ जाता है। और चल रही है गाड़ी, अगर चल रही है, जा रही है गाड़ी, और अचानक ब्रेक लगे तो आगे की ओर झुकता है। आप महसूस किए होंगे, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो इसमें इनर्शिया का खेल है। अब ये क्यों होता है, इसे समझे। अगर कोई व्यक्ति किसी बस या रेलगाड़ी या बाइक पर बैठा है, अचानक चल पड़े, तो वो पीछे की ओर झुकता है। इसका कारण ये होता है, वस्तु का आप लोग जड़त्वीय गुण तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है, या दिशा बदल देती है, ये वस्तु का गुण है। तो अगर कोई व्यक्ति बाइक पर, बस पर, या बस में या ट्रेन में बैठा है और अचानक चल पड़े, तो अचानक चल पड़े तो हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो पूरा पैर के साथ ऐसे नहीं होते हैं। इस कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बस के साथ, सीट के साथ अटैच होता है। तो बस चल दी, अगर बस या रेलगाड़ी या
बाइक अगर चल दी, क्योंकि यहां से कमर के नीचे अटैच है, आप सीट से अटैच हैं और गाड़ी जो है धरती से अटैच है, तो वो चल दी तो वो गति में आ गई। गति में आ गई मतलब मोशन में आ गई, वो बाइक या रेलगाड़ी या बस। तो जब वो गति में आ गई और उससे आप कनेक्टेड हैं यहां से नीचे, तो ये भी गति में आ जाती है। उसके साथ साथ कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है वो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, रुका है तो रुका हुआ होना चाहता है। किसी वस्तु का यह गुण है। तो ये आधा हिस्सा गति में आ गया और आधा हिस्सा विराम में रहना चाहता है, और आप कनेक्टेड हैं तो ये संभव नहीं है, आपको पीछे की ओर झुकना ही पड़ेगा। ये जड़त्व का यहां खेल है। अब दूसरी स्थिति इसका समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम बस पर सवार हैं, बस चल रही है और बस अचानक ब्रेक लगाती है किसी कारण से, तो आप यूं झुक जाते हैं। अब यहां भी इनर्शिया आता है, यहां भी जड़त्व आता है। कैसे आता है? बस चूंकि गति में थी और साथ साथ आप भी गति में थे, कमर के नीचे बस से कनेक्टेड हैं, आप सीट पर बैठे हुए हैं, तो बस अगर गति में है तो आपका निचला हिस्सा भी गति में है, और बस रुकी तो आपका निचला हिस्सा रुका। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा विराम में था तो विराम में रहना चाहता है, तो अब ये रुका तो आप झुके। तो यहां पर ये जड़त्व काम करता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर किसी बस पर कोई व्यक्ति सवार है और बस अचानक चल पड़े, तो उस पर सवार व्यक्ति अचानक, बस रुकी है और अचानक चल पड़े, तो उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर क्यों मुड़ जाता है? या इसका दूसरा सवाल आता है इससे जुड़ा हुआ कि चलती हुई बस अगर चल रही है तो उस पर सवार व्यक्ति जो होता है ब्रेक लगने से, अचानक अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? इस तरह के सवाल आते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि इसको आप अपने भाषा में लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप किताब की भाषा में लिखें, आप समझा कर लिख देते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो आपको अंक एग्जामिनर उतना ही दे देते हैं। और भी सारे एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे कंबल है, दड़ी है, पेड़ है। पेड़ पर बहुत सारे पत्ते और फल लगे होते हैं। अगर पेड़ की डाली को हम हिलाते हैं तो पेड़ का जो निचला हिस्सा होता है वो विराम अवस्था में होता है, लेकिन डाली जो होता है गति में आ जाता है। और जैसे ही डाली गति में आता है, पत्ती उसे टूटती है और नीचे गिर जाती है, कनेक्शन छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कंबल या दड़ी को जब हम लोग पीटते हैं तो कंबल के साथ में धूलकण अटैच रहते हैं। जब हम कंबल पर मारते हैं डंडा या दड़ी पर डंडा मारते हैं तो कंबल गति में आ जाता है, लेकिन उसके धूलकण वो तो गति करते नहीं है, कनेक्शन छूट जाता है और नीचे गिर जाते हैं। और यही होता है पेड़ और फल पत्तियों के साथ। और भी एग्जांपल्स हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गिलास लिए हैं और उस गिलास पर एक कूट लगा देते हैं, कोई भी कूट या पेपर लगा देते हैं, मोटा सा कूट लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको लगा दिया, ये तो थोड़ा मोटा हो गया, ये थोड़ा मोटा हो गया, पतला सा एक लगा देते हैं, कार्डबोर्ड लगा देते हैं गिलास के ऊपर से उसके मुंह पर, और उस पर एक सिक्का डाल देते हैं, दोनों कनेक्ट हैं। अगर इस पर हम बल लगाकर, फोर्स लगाकर बाहर करें तो ये जो आपने कार्डबोर्ड लगाया है वो चला जाता है अलग और सिक्का नीचे गिर जाता है। आपने ऐसा देखा होगा या प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। तो यहां भी इनर्शिया का कमाल है, ये गति में आ जाता है। यार जो कार्डबोर्ड है, अभी कार्डबोर्ड तो नहीं है, मेरे हाथ में मोबाइल है, इसको कार्डबोर्ड समझे और मेरे हाथ को ग्लास समझे, इस पर एक सिक्का है मान लीजिए, तो ये गति में आ गया, लेकिन सिक्का विराम की स्थिति में था तो वो विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। तो ये सारी चीज जो है जड़त्व के कारण होते हैं। तो आपने आज के एपिसोड में क्या समझा? गति एवं जड़त्व एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जड़त्व जो है वो न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है और दूसरे गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है।
तीसरा जो आपने समझा, क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में कार्य का होना, उदाहरण भी हमने बताया, नाव का खेना, सड़क पर चलना, किसी वस्तु पर हथौड़ी मारना, या रॉकेट का आसमान में चलना, ये सारे न्यूटन के तीसरे गति नियम के हिसाब से चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं गति और जड़त्व और मोशन एंड इनर्शिया जो पार्ट है आपको समझ में आया होगा, और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको भी हमने समझाया, इसको आप समझ गए होंगे और परीक्षा में अगर पूछा जाए तो बना भी सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले दिन किसी साइंस के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।